नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज खबरों के पीछे का ये एपिसोड नंबर है 82 और श्रृंखला चल रही है शहाबुद्दीन की, सिवान के शहाबुद्दीन की। लेकिन ध्यान रखिएगा, शहाबुद्दीन की श्रृंखला का खबरों के पीछे में यह 12वां एपिसोड है। ऐसे में शहाबुद्दीन को पूरा जानने समझने को आपको खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 71 से लेकर 81 भी अवश्य देखना चाहिए। आज एपिसोड 82 की बात शुरू करें, कहानी शुरू करें। इसके पहले एपिसोड 81 का बहुत छोटा सा फ्लैशबैक लेते हैं। आपने एपिसोड 81 में जाना है कि शहाबुद्दीन 1996 में एमपी बनने के बाद लालू यादव की सरपरस्ती में किस तरीके से बेलगाम हो जाते हैं। सिवान में कानून का शासन नहीं, शहाबुद्दीन का शासन चलने लगता है। शहाबुद्दीन स्वयं को सिवान का सुल्तान मानने लगते हैं और जब पानी सर के ऊपर बहने लगता है तो पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन को कोर्ट में सरेंडर करना होता है। हाईकोर्ट का दरवाज़ा सीपीआई माले ने खटखटाया था, इसलिए शहाबुद्दीन का गुस्सा माले के खिलाफ 7वें आसमान पर चला गया होता है। पटना हाईकोर्ट में माले के पिटिशनर तकी रहीम तब भी कंप्लेन लेकर पहुंच जाते हैं जब सरेंडर करने के बाद, सिवान में सरेंडर करने के बाद इलाज के नाम पर शहाबुद्दीन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल चले आते हैं। दरबार भी लगाने लगते हैं पीएमसीएच में। लेकिन हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए उन्हें वापस सिवान जेल जाना होता है और सिवान जेल में कैद होने के बाद शहाबुद्दीन को लगने लगता है कि माले वाले अब ऐसे नहीं मानेंगे। अब तक सिवान में कई माले समर्थकों, कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई होती है। 1996 के चुनाव के दिन भी कई हत्याएं हुई थी, पर इन सबों के बाद भी माले सिवान की सरजमी पर कहीं से भी शहाबुद्दीन से डरा हुआ नहीं है। शहाबुद्दीन भी शायद इस बात को समझ जाते हैं कि अब माले के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ठोके जाने से इन सबों का होश ठंडा होने वाला नहीं है। अब तो बड़ा ही करना होगा और उन्हें लगता है कि जब हम बड़ा करेंगे तब भी हमें कौन रोक लेगा। बिहार में हुकूमत हमारी है, लालू यादव चीफ मिनिस्टर हैं। इधर माले ने भी शहाबुद्दीन से आर पार की बड़ी लड़ाई की तैयारी कर ली है। सिवान में माले का मोर्चा अब सिर्फ सिवान के स्थानीय नेता नहीं संभालेंगे, केंद्रीय नेताओं को भी बुला लिया गया है। दिल्ली से सिवान में माले ने फायरब्रांड स्टूडेंट लीडर चंद्रशेखर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पूरे देश की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पॉपुलर हो चुके चंद्रशेखर को उनके साथी प्यार से चंदू बुलाया करते थे। चंद्रशेखर मूल रूप से सिवान के ही बिंदुसार गांव के रहने वाले हैं, तब तो जिंदा ही थे। यह वही गांव है जो बीजेपी के पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी का भी गांव हुआ करता था। चंद्रशेखर एक गरीब परिवार में जन्मे थे। अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। पिता सैनिक थे। वे तभी शहीद हो गए थे जब चंद्रशेखर बहुत छोटे थे। मुश्किल में मां कौशल्या देवी ने बेटे चंद्रशेखर को पाला था। चंद्रशेखर ने स्कूलिंग सैनिक स्कूल से की थी। सिवान के डीएवी कॉलेज में भी पढ़े थे। पढ़ने में तेज तर्रार थे। तभी तो बाद में वे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली पहुंचे थे। वहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए थे। देश दुनिया की बात करते प्योर लेफ्ट थे, वामपंथी। तो चंद्रशेखर ने सिवान आकर शहाबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। उनका भाषण सामान्य भाषण नहीं होता, आग के शोलों की तरह उनका भाषण हुआ करता था। चंद्रशेखर के साथ तब सिवान में माले के नेताओं में रमेश सिंह कुशवाहा, सत्यदेव राम, अमरनाथ यादव,
श्याम नारायण यादव का भी बड़ा नाम था। जेल में बंद शहाबुद्दीन को चुनौती देने के साथ बिहार में हो रहे लगातार नरसंहार और अन्य मुद्दों पर 2 अप्रैल 1997 को बड़ा बंद बुलाया गया था और इसके लिए, इस बंद को सफल बनाने के लिए 2 दिनों पहले से ही पूरे बिहार में जोर शोर से प्रचार चल रहा था। तब का दौर ऐसा था कि टेम्पो रिक्शा से पूरे शहर में माइकिंग होती थी, प्रचार होता था और वो तारीख थी 31 मार्च 1997। सिवान शहर में माले के लाल झंडे व बैनर से लिपटी टेम्पो में दिन के 12 बजे से ही माइकिंग चल रही थी। 2 अप्रैल 1997 को सब कुछ बंद रहेगा, शहर को बताया जा रहा था। शहाबुद्दीन को गुंडा हत्यारा कहकर ललकारा जा रहा था और माइकिंग को शहर में घूम रहे कई टेम्पो में से एक में सवार थे चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव। टेम्पो के भीतर बैठे ये दोनों बाहर से लगे बैनर झंडा के कारण दिखते नहीं थे, सिर्फ टेम्पो का ड्राइवर दिखता था। लेकिन माइक से चंद्रशेखर की आ रही आवाज़ सब कोई पहचान रहे थे। जेल के भीतर भी आवाज़ सुनी जा रही थी जहां शहाबुद्दीन कैद थे। शहाबुद्दीन सुनी जा रही आवाज़ से फट पड़े थे। वे सुन रहे थे कि सिवान की सड़कों पर कोई उन्हें हत्यारा गुंडा कह रहा है और यह कोई और नहीं चंद्रशेखर है। तभी ऑर्डर हो गया। फिर शहाबुद्दीन के एक हुक्म पर कुछ भी कर देने वाला दस्ता तो तैयार था ही। इस दस्ते को, मतलब ऑपरेशन चंद्रशेखर को लीड करने को ध्रुव जायसवाल, रुस्तम खान और रियाजुद्दीन को कहा गया। ध्रुव जायसवाल के पास वो सर्विस रिवॉल्वर हुआ करता था। दस्ते में और कई खूंखार शामिल किए गए। अब दस्ते ने उस टेम्पो को तलाशना शुरू किया जिसके भीतर चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव थे। तो यह टेम्पो दिन के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे के करीब सिवान के जेपी चौक के पास मिल ही गया। पुलिस रिकॉर्ड में आपको और कई बातें मिलेगी। जेपी चौक पर सभा का जिक्र मिलेगा, लेकिन असली खबर रखने वाले तब के पुराने खबरी बताते हैं कि अब जब चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव वाला टेम्पो दस्ते को मिल ही गया तो उसे रोक गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई। एक नहीं, कई असलहों से एक साथ फायरिंग की गई और इसका परिणाम ये निकला कि चंद्रशेखर, देश के प्रखर युवा छात्र नेता, मौके पर ही मारे गए। दूसरे माले नेता श्याम नारायण यादव ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा था। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक ठेले वाले भुटेले मियाँ को भी गोली लगी थी, जिसकी मौत भी बाद में ट्रीटमेंट के दौरान हो गई थी। सिवान के पुराने खबरी कहते हैं कि जेपी चौक पर हुई इस गोलीबारी का खौफ इतना हुआ कि सिवान के किसी लोकल रिपोर्टर ने वारदात की खबर तुरंत पटना नहीं भेजी थी। तब वह दौर था, ऐसा ही था, मुझे भी याद है, जब सिवान के रिपोर्टर कोई सूचना पटना के कार्यालय में फ़ोन कर दे भी देते थे तो अनुरोध ये किया जाता था, रिक्वेस्ट ये होता था कि इस खबर को आप सिवान के डेडलाइन से नहीं, पटना के डेडलाइन से छाप लेंगे। यदि सिवान के डेडलाइन से छापेंगे तो मेरी जान, मतलब सिवान के रिपोर्टर की जान, शहाबुद्दीन के दस्ते के कारण आफत में पड़ जाएगी। तब वह दौर मिनट दर मिनट आज की तरह ब्रेकिंग न्यूज़ का भी नहीं था, कोई ऐसा माध्यम भी नहीं था। आम लोग बिहार भर की दिन भर की खबरों के लिए तब ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी पटना से शाम 7:30 बजे प्रसारित होने वाले
बिहार बुलेटिन, बिहार समाचार, प्रादेशिक समाचार की प्रतीक्षा किया करते थे। 31 मार्च को शाम 7:30 बजे का प्रादेशिक बुलेटिन भी खत्म हो गया था। शायद इसे अरुण कुमार वर्मा ने पढ़ा था आकाशवाणी पटना पर। लेकिन सिवान में दिन के 3 बजे ही चंद्रशेखर की हुई हत्या का इस प्रादेशिक बुलेटिन में कोई जिक्र नहीं आया था। देखिए, अखबारों की बात तो ऐसी थी कि अखबार कोई खबर ब्रेक करते, इसका कोई जरिया तो उनके पास था नहीं। वे जो कुछ कर सकते थे वह सुबह की अखबार में ही कर सकते थे। तो प्रादेशिक बुलेटिन ऐसे ही गुजर गया, उसमें चंद्रशेखर की हत्या की खबर नहीं आई। सिवान में हुई इस वारदात को उस दिन तो रात 8 बजे सबसे पहले ब्रेक किया था बीबीसी रेडियो ने। बीबीसी रेडियो का बुलेटिन तब रात को 8 बजे आया करता था और उस दौर में बीबीसी को पूरे इंडिया में ज़्यादा ही सुना जाने लगा था, क्योंकि वह सरकारी नियंत्रण से बाहर रहकर हर जरूरी खबर देशवासियों को दे रहा था। अब बीबीसी ने जैसे ही सिवान में जेएनयू छात्र संघ के एक्स प्रेसिडेंट चंद्रशेखर के मारे जाने की खबर चलाई, पूरे देश में विरोध के सुर उठने लगे, बवाल मचना प्रारंभ हो गया। इधर इस मर्डर की रिपोर्ट सिवान के टाउन थाने में शाम 5 बजे के करीब लिख ली गई थी, मतलब वारदात के 2 घंटे बाद। मैं अपनी पुरानी डायरी पलटता हूं तो टाउन थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मतलब एफआईआर की संख्या 54/1997 लिखी हुई मिलती है। माले के नेता रमेश सिंह कुशवाहा, जिन्होंने 1996 में शहाबुद्दीन के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी सिवान से लड़ा था, उन्होंने ही प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन बाद के वर्षों में कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा किस तरीके से फुटबॉल बन गए थे, यह कहानी भी आपको हम सुनाएंगे आगे आने वाले किसी एपिसोड में। सिवान थाने में जब एफआईआर लिखी जा रही थी तो रफ़ीक अहमद खान तैनात थे, उन्होंने ही एफआईआर प्राप्त किया था। आगे इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी, लेकिन सीबीआई जांच और मर्डर के बाद सिवान समेत देश भर में हुए बवाल की चर्चा करें, इसके पहले घटना के दिन की कुछ और बातें आपको बताते हैं। ये बातें आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि चर्चा में आई ही नहीं। हुआ यह था कि शहाबुद्दीन का दस्ता जब जेपी चौक के पास चंद्रशेखर की हत्या करने को अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, तभी उसी रास्ते से हुसैनगंज थाने के एक पुलिस पदाधिकारी आदित्य सिंह अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे। शायद कचहरी से कोई काम निपटाकर वापसी के रास्ते में थे। उन्होंने जब फायरिंग करते बदमाशों को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल रोक ली थी और फिर अपने सर्विस रिवॉल्वर से बिना डरे बदमाशों पर फायर करने लगे थे। उनकी पहली गोली तब शहाबुद्दीन के दस्ते में शामिल रहे गोरखपुर के बदमाश श्री प्रकाश तिवारी को भी लग गई थी। वह घायल हुआ था, लेकिन आदित्य सिंह और बहुत कुछ कर पाते, बहुत सारी गोलियां चला पाते। इसके पहले ही दस्ते के खूंखार रुस्तम मियां ने आदित्य सिंह को अपने काबू में कर लिया था। श्री प्रकाश तिवारी को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए कहीं उसका नाम अनुसंधान में नहीं आता है। यह वही श्री प्रकाश तिवारी था जिसके कारण 1995 में पचरुखी में पाल सिंह के द्वारा की गई मर्डर की प्लानिंग से शहाबुद्दीन बच गए थे, क्योंकि शहाबुद्दीन की हत्या की सुपारी लेने वाला गोरखपुर का अपराधी सुभाष शर्मा पूरी प्लानिंग को इसी श्री प्रकाश तिवारी के माध्यम से शहाबुद्दीन को लीक कर चुका था। पुराने खबरी बताते हैं कि श्री प्रकाश तिवारी आज भी जिंदा है और अपराध की दुनिया से दूर जाकर गोरखपुर में शायद जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार कर रहा है। घटना के दिन की दूसरी बात जो सिवान के पुराने खबरी बताते हैं, जानते हैं, वो ये कि
घटनास्थल के पास ही, मतलब जेपी चौक के पास ही सिवान में एक मोहल्ला है शास्त्री नगर। और सिवान का हाल उन दिनों में ऐसा था कि आप शहाबुद्दीन की पार्टी को छोड़कर किसी भी दूसरी पार्टी का कार्यालय विधिवत रूप से नहीं खोल सकते थे। सिर्फ माले ही एक ऐसी पार्टी थी जो अपना कार्यालय चला रही थी। बाकी जितनी पार्टियां थी, यदि उनका कार्यालय था भी तो उनके पदाधिकारियों के घर में चुपके से चला करता था, मतलब दूसरे को इजाज़त नहीं थी। और तब तक बिहार की राजनीति में लालू यादव और नीतीश कुमार अलग हो चुके थे। नीतीश कुमार की समता पार्टी, देखिए ये कहानी भी बहुत ही हैरत वाली बात है और जानने वाली बात है। नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेताजी सिवान के इसी शास्त्री नगर मोहल्ले में रहा करते थे। समता पार्टी की कुछ गतिविधि इसी घर से चलती थी और ये नेताजी श्रीवास्तव जी थे। तो इसी श्रीवास्तव जी के घर में 31 मार्च 1997 को चंद्रशेखर की हत्या के वक्त पटना से पहुंचे समता पार्टी के एक बड़े नेताजी आए हुए थे। आज उस नेताजी का कद बहुत ही बड़ा है। पहचान के लिए नेताजी का नाम का उपनाम कुशवाहा है, बाकी आप समझ सकते हैं। और जब सिवान के शास्त्री नगर मोहल्ले में श्रीवास्तव जी और ये कुशवाहा उपनाम वाले नेताजी आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी गोलियों की तरतराहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मतलब साफ है कि सिवान में फिर से कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है। ऐसे में परेशान नेताजी जो पटना से गए थे, वे सिवान के श्रीवास्तव जी से कहते हैं कि मुझे तुरंत सिवान जंक्शन पहुंचा दीजिए, मैं पटना वापस चला जाऊंगा, यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। तब बिहार में सड़कों की जैसी स्थिति थी, लोग पटना से सिवान गोपालगंज जाने आने को हाजीपुर जंक्शन से ट्रेन पकड़ लेना ही प्रेफर किया करते थे। तो नेताजी की आरजू मान लेते हैं श्रीवास्तव जी और उन्हें वे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सिवान जंक्शन के लिए निकलते हैं। पुराने खबरी कहते हैं कि वे अभी डीएवी के रास्ते में ही थे, तभी हत्या कर पैदल भागते चला आ रहा दस्ता दिख जाता है। सबों के हाथों में नंगे हथियार थे, नेकेड आर्म्स। दस्ते को लीड कर रहा अपराधी श्रीवास्तव जी को जानता था सिवान का ही मसला है। उसने हथियार के बल पर मोटरसाइकिल रुकवा दी। पटना वाले नेताजी को लगा कि आज हम भी गए काम से। वे अपराधियों को नहीं पहचानते थे, पर यहां मसला दूसरा था। दरअसल बदमाश यह चाहता था कि श्रीवास्तव जी अपनी मोटरसाइकिल तुरंत दे दें ताकि वह तेजी से भाग सके। पटना वाले नेताजी ने कहा तुरंत दे दो। इसके बाद श्रीवास्तव जी और पटना वाले नेताजी पैदल हो गए। मोटरसाइकिल से चंद्रशेखर के हत्यारे भाग गए। बहुत दूर नहीं गए थे, एक वकील साहब के घर तक ही तो जाना था। फिर ये वकील साहब ऐसे थे जिनके घर तक पहुंचकर शहाबुद्दीन का दस्ता उस दौर में अपने को सुरक्षित मान लेता था। सिवान पुलिस में इतनी औकात तो थी नहीं कि वह सब कुछ जानते भी, सभी खबर रखते हुए भी कहीं रेड कर सके। खैर, अब चंद्रशेखर की हत्या को लेकर देशव्यापी बवाल शुरू हो चुका था। हंगामा इस कदर बढ़ा कि बिहार पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को 28 जुलाई 1997 को सौंप दी गई। सीबीआई ने सिवान नगर थाना कांड संख्या 54/1997 को आधार बना 31 जुलाई 1997 से जांच शुरू की। फिर कई और कातिलों की पहचान की गई, लेकिन सीबीआई जांच शुरू होने के पहले ही अगले 24 घंटों में पटना से लेकर दिल्ली तक में ऐसा गजर कटा कि देश हिल गया चंद्रशेखर की हत्या से। केंद्र में देवगौड़ा की सरकार पहले से ही हिल रही थी। लालू यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में ही बिहार निवास में थे, साथ में प्राइम मिनिस्टर के बेटे भी बैठे थे। तभी दिल्ली के छात्रों ने बिहार निवास पर हमला बोल दिया था। लालू यादव को बाहर निकालने की मांग कर रहे थे।
इधर सिवान में भी बहुत कुछ हो रहा था। ध्यान रखिएगा, इसी 31 मार्च 1997 को जिस दिन सिवान में चंद्रशेखर की हत्या हुई, उसी दिन दिल्ली में भी एक बड़ी वारदात हो गई थी। दिल्ली पुलिस के एसीपी एसएस राठी हुआ करते थे और इनकी नेतृत्व वाली टीम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास ही स्टेट्समैन बिल्डिंग के पास हरियाणा के 2 बिजनेसमैन प्रदीप गोयल और जगदीश सिंह को गोली मार दी थी। झूठा दावा किया गया था कि यूपी के 2 बड़े बदमाशों को, गैंगस्टर को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बिहार के ही निखिल कुमार हुआ करते थे, जो बाद में औरंगाबाद के सांसद भी बने, राज्यपाल भी रहे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा मतलब छोटे साहब के पुत्र। तो आगे क्या हुआ ये सब बताएंगे आपको कल एपिसोड नंबर 83 में। लालू यादव निकले कि नहीं निकले बिहार निवास से, वहाँ हुआ क्या, गोली किसने चलाई। तो आज दीजिए हमें इजाज़त, कल रात 9 बजे फिर से होगी मुलाकात। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।